नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा और इस समय हम खास पेशकश आपके सामने लेके आए हैं। दिवालिया कानून में भी सेंध है। ये इसलिए हमको करना पड़ रहा है क्योंकि अगर आप देखें एकाएक ऐसा क्या हो गया पता नहीं कि एनसीएलटी के अंदर जो कंपनियां गई हैं वो सब सोना उगलने वाली कंपनियां बन गई हैं। इससे पहले यही सबसे बड़ा दाग था और आजकल यही कंपनियां एक ऐसी होड़ को उजागर कर रही है, ऐसी होड़ मचा दी है कि जिससे लग रहा है कि शायद अगर इस कंपनी को मौका छूट गए खरीदने का तो उसके बाद शायद कंपनी मिले भी नहीं। ये मामला बिनानी सीमेंट से हमको आते हुए दिखा है, जिसके बिल्कुल आमने सामने अल्ट्राटेक और डालमिया भारत खड़ी हुई है। खैर यही मामला नहीं है बल्कि भूषण स्टील का मामला भी है, इसके अलावा एस्सार स्टील का मामला भी है, जो अलग अलग तरीके से एनसीएलटी के अंदर जो वाद विवाद को सुलझाने के लिए एक एजेंसी है वो खुद अब विवाद में आ गई है। खैर जी बिजनेस ने इसलिए एक सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आखिरकार आईबीसी कानून जो बैंक्रप्सी कोड सरकार ने बनाया उसको लेकर अब क्या होगा। ये बैकडोर एंट्री, ये यूनियन का पंगा और ये तमाम ऐसे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं जो कि सरकार के सामने इस दिवालिया कानून से निपटने के लिए, यानी कि जो बनाया गया था सरकार ने कि जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग्स हो, उसको लेकर लगता नहीं कि सार्थक होगा। अब जरा सवाल देखिए जी बिजनेस ने क्या क्या सवाल उठाए। पहला, कब तक दिवालिया कानून की ये कमियों का फायदा उठाती रहेंगी ये कंपनियां। जैसे अल्ट्राटेक का एग्जांपल है, आईबीसी के अंदर जब डालमिया भारत ने बोली लगा ही दी है, कंपनी को 6,000 करोड़ में खरीद ही रही है, तो आप 7,000 करोड़ रुपए का क्यों ऑफर लेके गए, क्यों प्रमोटर के पास पहुंचे, ये सवाल उठते हैं। दूसरी बात, अल्ट्राटेक सीमेंट का काउंटर ऑफर करना कितना सही है। ये आप उस प्रोसीडिंग में शामिल नहीं थे, बल्कि अगर थे भी उस प्रोसीडिंग में शामिल तो पूरे बोर्ड ने आपके हक में फैसला नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तो किस ट्रांसपेरेंसी की बात हम आईबीसी के अंदर करें। तीसरी बात, एनसीएलटी में जाने के बाद क्रेडिटर्स याचिका वापस ले सकते हैं नहीं, इसको लेकर भी सवाल है। तो क्रेडिटर्स का क्या होगा, लेंडर्स का क्या होना है। चौथा सवाल, अगर डालमिया भारत सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो प्रक्रिया में देरी होगी या नहीं होगी। ये तो कुछ वैसा ही शुरू हुआ कि सरकार ने 90 दिन दिए कि आप इस मैटर को रिजॉल्व कर लीजिए, लेकिन ये मैटर वापस कानूनी पेचीदगियों में फंस जाएगा और इस सब के सब आईबीसी कानून के अंदर होना था लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसलिए सवाल बड़ा वाजिब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती पूरी प्रक्रिया डिले हो जाएगी और उसके बाद क्या सरकार फिर से आईबीसी कानून में फेरबदल करेगी। अभी तक हमने देखा है कानूनों को बनते हुए, लेकिन सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आईबीसी कानून को लेकर सरकार कुछ और फेरबदल करेगी, कुछ सख्ती, कुछ नरमी, ये कुछ करेगी। ये इंपॉर्टेंट होगा इस समय समझना। इसलिए 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मिस्टर कोठारी मेरे साथ हैं जिनसे हम समझेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए। मिस्टर लूना मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जो एनसीएलटी के अंदर मामला चला गया, वाद विवाद है, उसको लेकर कैसे समझा जाए। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट आपको पेचीदगियां समझा देगी आसानी से। ये रिपोर्ट पूरे मामले की तह आपको बताएगी और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे एनसीएलटी में जो मामला जा रहा है उससे मैं और आप कैसे प्रभावित होंगे। पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए। सरकार ने दिवालिया कानून को बीमार कंपनियों को बेहतर हालात में ले जाने के लिए बनाया था। ये कानून इसलिए बनाया गया था जिससे उनके हालात सुधर सकें और कंपनी के क्रेडिटर्स को उनका पैसा वापस मिल सके। लेकिन आज इस कानून की कमियों का फायदा उठाकर कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए खेल खेल रही हैं। ऐसा ही मामला बिनानी सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट के मामले में देखने को मिला। बिनानी के लिए डालमिया और अल्ट्राटेक दोनों कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन बिनानी के क्रेडिटर्स ने डालमिया की बोली को मंजूर किया और अल्ट्राटेक की बोली को ठुकरा दिया। अब अल्ट्राटेक ने बिनानी के लिए अलग से करार करने की कोशिश की है। दरअसल करार के तहत कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को लगभग 98% हिस्सेदारी बेचेगी और इस डील के तहत अल्ट्राटेक सीमेंट ही बैंकों का कर्ज भी चुकाएगी। इसी कड़ी में बिनानी सीमेंट के बोर्ड ने इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से बाहर आने के लिए एनसीएलटी में अर्जी देने का फैसला भी किया है। अब एनसीएलटी में इस मामले की सुनवाई 22 मार्च को होगी। वैसे पहला मामला नहीं है जहां आईबीसी नियमों को ताक पर रखा गया। इससे पहले एस्सार स्टील के मामले में भी आर्सलर ने कुछ ऐसा ही किया था। उत्तम गालवा के मामले में डिफॉल्ट कर चुकी आर्सलर ने एस्सार स्टील के लिए बोली लगाई। इस बोली पर सवाल उठने के बाद मामले ने तूल पकड़ने की कोशिश की और अब एस्सार स्टील के लिए फिर से बोली लग सकती है। एस्सार स्टील के लिए बैंक दूसरे दौर की बोलियां मंगवाने पर फैसला ले सकते हैं। इसको लेकर बुधवार को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक होने वाली है। एस्सार स्टील पर बैंकों का 49,000 करोड़ रुपए बकाया है।
इन मामलों में साफ है कि दिवालिया कानून की कमियों का फायदा उठाकर कुछ कंपनियां अपना फायदा करने में जुटी हुई हैं और सिस्टम को ताक पर रखा जा रहा है। हालांकि ऐसे मामलों के चलते ही सरकार आईबीसी कानून में 2 बार बदलाव कर चुकी है। रिपोर्ट जी मीडिया। इस रिपोर्ट देखने के बाद आपके सामने ये तो बिल्कुल साफ होगा कि सरकार ने जब एक नियम, एक पद्धति बना दी, आप उसके अंदर जाइए, उसके अंदर मैटर रिजॉल्व होते, तेजी से रिजॉल्व होते, तो ये शो ही नहीं होता, आराम से सब चीजें बढ़ जाती। लेकिन एकाएक ऐसा हो गया कि एनसीएलटी जाने वाली कंपनियां आजकल सबको भाने लगी हैं। इसलिए तीनों मेहमान से हम ये समझ लेते हैं कि सरकार के इस कानून का, जो आईबीसी कानून है, इसका होगा क्या। आरएस लूना साहब हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, अलायंस लॉ के एमडी हैं। जीपी मदान साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर के, और साथ ही मेरे साथ विनोद कोठारी जी भी जुड़े हैं जो कि इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट ही हैं। तो विनोद जी, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए, आज आपने समय निकाला। मेरे को जरा ये बताएंगे कि सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उसको फॉलो करने में दिक्कत क्यों आती है? हर चीज में दिक्कत। अब आईबीसी का कानून है, उसमें भी बैकडोर एंट्री। क्या अल्ट्राटेक को उस समय नहीं पता था कि बिनानी सीमेंट मेरे लिए कितनी जरूरी है, मैं बिड लगा सकता हूं? अच्छा, जब उनके बोर्ड ने मना कर दिया तो फिर आप इतनी कौतूहल के साथ क्यों आना चाहते हैं? क्यों इतना जोर लगाना चाहते हैं? कहना चाहूंगा कि ये जो सारी प्रक्रिया है, इंसॉल्वेंसी कानून जो है, भारत में 60-70 वर्षों के बाद इस तरह का कानून आया है, और जबकि विश्व में ऐसा कानून लगभग 20 सालों से है, लेकिन उसके सारे अनुभव का, सारे जो एक्सपीरियंस गेन किए हैं, उसका फायदा न उठाते हुए हमने अपना एक कानून बनाया। उसमें बहुत सारी चीजें हमने अपनी तरह से नहीं लिखी। अब जब कोई भी कानून इतनी बड़ी व्यापक असर वाला कानून जब नया लगता है तो उसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं जो सीखने होते हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो गलतियां करके हम सीखते हैं, लड़के फिर खड़े होते हैं। तो ये कानून अपने आप में एक सीखने की अवस्था में है। हालांकि ये सीखना देश के लिए बड़ा कॉस्टली पड़ जा रहा है, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी इंसॉल्वेंसीज हैं, वहां पर इस तरह हम गलतियां करके सीखें तो बड़ी उचित बात तो नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा ही हो रहा है। अब ये बड़ा विचित्र केस जो आया है, जहां पर एक तरफ क्रेडिटर्स कमेटी ने एक आदमी को चुन लिया और दूसरी तरफ उसी कंपनी का बोर्ड मिलकर ये फैसला करता है कि हम अपनी इक्विटी शेयर होल्डिंग दूसरी कंपनी को बेचेंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो वाजिब था कि अगर ऐसा ही होना था तो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए हम क्यों इंतजार करते रहे? हम क्यों नहीं पहले ऐसा ही निर्णय कर लिया कि हमारी कंपनी का बोर्ड, हमारे पास शेयर होल्डिंग थी, हम पहले भी बेच सकते थे। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया जब चालू हो गई तो एक तरह से कंपनी के अपने जो राइट्स है, कंपनी मैनेजमेंट के अपने राइट्स है, वो लगभग समाप्त हो जाते हैं। लूना साहब, ये प्रोसेस तो है, सिर्फ इस प्रोसेस में ना एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी, वो ये अच्छी लग रही है कि जितनी जल्दबाजी इन कंपनी को खरीदने के लिए और बड़ी बड़ी बोलियां लगाई जा रही है ना, तो कम से कम ये अच्छी बात है कि बैंकों को ज्यादा हेयर कट नहीं लेना पड़ेगा। उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस कट उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हाँ, उनको तो पैसा मिल ही जाएगा। अब चाहे किसी के पास कंपनी जाए, कैसे ऑपरेट हो, ये अच्छा चीज सिर्फ लग रही है, सिर्फ मंथन के तौर पर। लेकिन सर, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। क्या आईबीसी कानून में वास्तव में इतनी कमियां हैं कि इस तरह की एंट्री को, बोर्ड को अपने फेवर में लेके, प्रमोटर को अपने फेवर में लेके, ये सब चीजें गड़बड़ियां की जा सकती हैं? क्योंकि अब आप देखिए ना, सिर्फ एसबीआई के ही 12 केस एनसीएलटी में गए हैं, हजारों करोड़ के केस हैं। एक सेक्टर की, एक कंपनी की बात नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर की 20% तक कंपनी एनसीएलटी में चली गई हैं। तो मामला बड़ा है, अगर कहीं भी छोटा सा भी छेद रहेगा तो सर दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास जो मिस्टर लूना, आपसे है सवाल। कोठारी जी, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, एक बार पहले लूना जी का रिएक्शन ले लेते हैं। लूना जी, आपका रिएक्शन चाहिए। ऐसे है कि जो ये नया कानून बना है, इसमें काफ़ी कमी पेशियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे केसेस आते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे ग्रे एरियाज़ हैं। और जैसे कि अभी हम इस केस में देख रहे हैं बिनानी में, तो अल्ट्राटेक ने फॉर इंस्टेंस एक बड़ा मुद्दा उठाया है, वो ये है कि भाई जो बिडिंग प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है। और जो बिनानी है, उन्होंने एक बड़ा इशू जो ये उठाया है वो ये है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं उनको विड्रॉ किया जाए। नाउ दोनों बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं। अगर
अल्ट्राटेक का इशू लिया जाए और मान लो एनसीएलटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उन्होंने ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोसेस नहीं फॉलो किया है, तो उसका नतीजा ये होगा कि मैटर विल बी रेफर्ड बैक टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। लेकिन ये शायद बात जो डालमिया हैं उनको एक्सेप्ट नहीं होगी। एवरी पॉसिबिलिटीज़ के डालमिया जो है वो इस डिसीजन को एपीलेट ट्रिब्यूनल या इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाएं, तो वो मामला जल्दी तरह सेटल नहीं होने वाला। सिमिलरली जो बिनानी ने इशू उठाया है कि ये प्रोसीडिंग जो है विड्रॉ कर दी जाए, उसमें भी यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि ये प्रोवाइड करे कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं एक बार एडमिट हो जाएं तो वो विड्रॉ हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, लेकिन अलाउ किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को एक्सरसाइज किया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने कहा कि जब दो पार्टीज लेंडर्स एंड बोरोअर दे आर एग्रीइंग फॉर कंप्रोमाइज सेटलमेंट तो उनको विड्रॉ कर देना चाहिए, परमिशन मिल जानी चाहिए इस चीज़ की। लेकिन अभी जो है यहाँ पे जो एनसीएलटी है इसके आगे खाली बिनानी कंपनी है, लेंडर्स कोई नहीं है, दोनों कोई ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और एंड सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि भाई आप रूल बनाइए जिसमें ऐसा कोई प्रोविजन दिया जाए कि किस सिचुएशन में ये पिटीशन जो विड्रॉ हो सकती है, और रूल अभी तक नहीं बना है। तो इसलिए एनसीएलटी मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा डिसीजन करती है वो डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज होने वाला है। तो मेरे ख्याल में विल हैव टू वेट एंड वॉच कि अल्टीमेटली लॉ किस तरह से इवॉल्व होता है। ठीक है, इस बीच जीपी मदान भी मेरे साथ हैं। मदान साहब शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए, थोड़ा देर से आपके पास आ रहा हूँ इसके लिए भी थोड़ा माफ़ी। लेकिन सर मैं एक और छोटी सी चीज़ आपसे ये समझना चाहता था, ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही है ये कानूनी अड़चनों में कैसे फंस सकती है? क्या हम एपेलेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जल्दी फैसला सुनाने का अधिकारी है, आपकी बात को जल्दी से सुन लेगा क्योंकि आप एनसीएलटी मैटर से जुड़े हुए हैं, आप एपेलेंट में अर्जी लगा के आए हुए हैं। ये बढ़ेगा कैसे? क्योंकि ये पेचीदगी तो दिख रही है। डालमिया भारत ने भी सरेंडर नहीं किया है, वो अभी भी है इस रेस में, अल्ट्राटेक है इस रेस में। बिनानी ने एक नया एंगल ही छोड़ दिया कि हम तो अपने बोर्ड के साथ चल रहे हैं। तो जरा मेरे को इसका लीगल पेज समझाएं आप सर। मदाम साहब आप सुन पा रहे हैं? शायद आप तक आवाज मेरी नहीं आ रही होगी। कोठारी जी आपसे होगा ये सवाल, आप मेरे को समझा पाएंगे? मैं आपको इस बीच में थोड़ा एक और भी बात बता दूं। आपने कहा था कि बहुत सारे केस इंसॉल्वेंसी बोर्ड के सामने आ चुके हैं। हाँ। हमारे पास जो आंकड़े हैं 1066 केस एनसीएलटी के सामने चल रहे हैं। 1066 कितनी बड़ी संख्या है। एक साल हुआ है लगभग इस कानून को बने, 1066 केस ऑलरेडी एनसीएलटी के सामने हैं। ये एक जो मात्रा है जो इस चीज की जटिलता की तरफ संकेत करती है। दूसरी आपकी बात यह थी कि अगर ये मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसता है तो कैसे फंसेगा। एनसीएलटी के सामने अगर मामला आता है, एनसीएलटी कोई निर्णय देता है तो उसके खिलाफ याचिका हो सकती है, अपील हो सकती है एनसीएलटी में, और एनसीएलटी जो फैसला देगा उसके खिलाफ अगर मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपने ये भी पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से हम जल्द से फैसला आने की उम्मीद कर सकते हैं। अभी पीछे का इतिहास देखें, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के केसेस हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही तत्परता से, बड़ी ही जल्दबाजी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए हैं। लगभग 2-3-4 महीनों के भीतर भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए हैं पास्ट में। तो मुझे लगता है कि हालांकि इतना बड़ा व्यापक असर वाला कानून है, वहां बहुत तरह के सवाल उठेंगे, बहुत तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन जो सारी स्थिति को साफ होते होते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि लगभग 6 महीना से लेकर साल भर लग जाए। लेकिन इसी मामले की तरफ एक बार फिर विचार करें कि जहां मामला एनसीएलटी के सामने था, क्रेडिटर्स कमेटी के सामने था, वहीं कोई कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर निर्णय करे कि हमने अपने शेयर्स किसी और आदमी को देने का फैसला किया है, तो हमें एक बात की इसको समझना पड़ेगा कि जब तक कंपनी इंसॉल्वेंसी में नहीं थी तब तक कंपनी के असली मालिक थे कंपनी के शेयर होल्डर्स, और उस क्षण जब कंपनी क्रेडिटर्स कमेटी के पास चली जाती है तो कंट्रोल जो है शिफ्ट होकर
शेयर होल्डर्स के हाथ से निकलकर क्रेडिटर्स के हाथ में पहुंच जाता है। तो हिसाब से शेयर होल्डर्स का कोई राइट, इसमें जो हस्तक्षेप करने का राइट, मेरी पर्सनल राय के हिसाब से नहीं बनता, ऐसी मेरी राय है। हालांकि मैं अपेक्षा करूंगा कि किस तरह एनसीएलटी और एनसीएलटी इसमें निर्णय करती है। ठीक है, अच्छी जानकारी आपने दी कि 11,000 से ज़्यादा मामले अब तक पहुंच चुके हैं एनसीएलटी के अंदर, तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए सरकार को हर कानून को बनाते समय और ये चलाते समय, बन तो गया लेकिन चलाते समय थोड़ी और सख्ती और थोड़ी और जल्द भी दिखानी होगी, क्योंकि ये मामला कहीं रोल मॉडल ना बन जाए। कई सारे मामले जहां पर कंपनी वैल्यूएशन किसी न वजह से डाउन है लेकिन कंपनी का ठीक है, तो ये कहीं होड़ सी ना लग जाए, फिर आईबीसी कानून पूरी तरह से बनाना चलाना मुश्किल भी हो सकता है। तो खैर चर्चा जारी है कि अब क्या दिवालिया कानून पे भी सेंध सी लगती दिख रही है। अभी तक के जो भी आंकड़ा हमको समझ में आ रहा है, जितना हम डिटेल एनालिसिस कर पा रहे हैं, उससे लगता है कि आईबीसी कानून में बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी फेरबदल की जरूरत है, क्योंकि अभी तो कुछ एक मामला सुलझना शुरू हुए हैं, उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं, खासकर जब अल्ट्राटेक ने बिडिंग की उसके बाद से साफ पता लग रहा है। मेरे साथ मिस्टर मदान भी हैं और साथ ही मिस्टर लूना हैं, कोठारी साहब भी हैं, जिनसे हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। मिस्टर मदान, एक सवाल आपसे भी होगा। अब ये प्रोसीडिंग्स में सिर्फ बेनामी के मामला नहीं है, बल्कि आप देखें टाटा स्टील का मैटर भी है, जो उसने भूषण स्टील को खरीदने के लिए एनसीएलटी में गया। उसका एसएस स्टील का भी एक मामला चल रहा है, जो पहले एक डिफॉल्टर कंपनी हुआ करती थी, बीइंग एज एन फाउंडर मेंबर, उसके बाद वो भी एक कंपनी को खरीदने के लिए भूषण को लिस्ट में है, एसआर को माफ कीजिए। तो मेरे को ये बताइए, अब यूनियन भी है, पुराना फॉल्ट वाला डिफॉल्ट वाले मामले भी है, तो फिर एनसीएलटी के अंदर ये सब कुछ अगर डिस्कस होना है तो फिर आईबीसी के अंदर कानून किस तरह का इतना सरल क्यों नहीं बनाया गया? ये मामले तो कोर्ट कचहरी के अंदर भी सॉल्व होते हैं। एक नोडल एजेंसी आपने बनाई है कि इसके अंदर आप जाइए और तुरंत सॉल्यूशन ले लीजिए, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर? देखिए, एनसीएलटी कानून इतना जटिल नहीं है, कानून बहुत सरल है, बस जैसा आपने खुद अभी कहा कि शुरू का टाइम है। लगता है आपसे बात ही नहीं हो पाएगी। लूना साहब, यही सवाल अब आपसे ही है। आप ये जटिलता की बात अभी मिस्टर मदान हमको बता रहे थे, जरा आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? आपको आवाज आ रही है मिस्टर लूना? आवाज सुन पा रहे हैं मेरे को? या आप मेरे से कह रहे हैं? सॉरी। हाँ सर, आपसे होगा। आप सवाल क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि अब यूनियन का मैटर भी है जो भूषण स्टील के साथ जुड़ा हुआ है। अभी ऐसा स्टील का मामला भी आ गया था, वो उसके अंदर ये है कि आसला मित्तल उसके अंदर खरीदना चाहता, जो पहले फाउंडर मेंबर होते हुए किसी दूसरी कंपनी के अंदर डिफॉल्टर थे वो। तो सारे मामले तो एनसीएलटी के अंदर ही आ रहे हैं, फिर एक कोर्ट कचहरी और एनसीएलटी में फर्क कैसा? फर्क तो है नहीं कुछ खास। नहीं, ऐसे कि फर्क तो है, लेकिन ये है कि भाई जैसे हमने पहले भी कहा कि लॉ जो है एक तो सारी सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पाया क्योंकि देयर आर सब गैप्स, और दूसरी सिचुएशन ये है कि अभी जैसे अगर एसआर स्टील का मामला लेते हैं तो उसमें जो दो बिडर अल्टीमेटली क्वालिफाई किए, और दोनों बिडर जो हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ये कह दिया कि ये दोनों ही डिस्क्वालीफाइड हैं, इनके ऑफर जो हैं वो कंसिडर नहीं किए जा सकते, क्योंकि फॉर द रीजंस के भाई सेक्शन 29A जो आईबीसी कोड का है उसके तहत ये डिस्क्वालीफाइड हैं। तो अभी उसमें रीबिडिंग की प्रोसेस शुरू करने की एक प्रपोजल आई है, और अगर वो आती है तो उसका मतलब जो पहले ओरिजिनली जिन लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, फॉर इंस्टेंस टाटा स्टील है या वेदांता रिसोर्सेज हैं या निपुण स्टील है, तो इन सब को भी फिर दोबारा जो है एक मौका मिलेगा कि वो अपना बिडिंग जो है वो कर सकें, और लेंडर्स के लिए एक वाइडर ऑप्शन फिर एक मिलेगी कि वो इन सब में से किसको सिलेक्ट कर पाएँ। ऑफ कोर्स दूसरे इशू रहेंगे कि अगर मान लो आर्सेलर मित्तल या न्यू मेटल दे अगेन कम्पीट इन दिस बिडिंग प्रोसेस, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन के पास थी वो डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे रिमूव करेंगे, और फिर वेदर दे विल बिकम क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, वो एक इशू रहेगा। लेकिन वो कैसे आएंगे, क्या होगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा।
ठीक है मिस्टर मदान, आई होप अब आपको अच्छी तरह से आवाज़ आ रही होगी। मेरा एक सवाल अब थोड़ा सा अलग है। मैं अब सीधा सरकार की पॉलिसीज़ और नीतियों पे ही आ रहा हूँ सर। आई होप कि गवर्नमेंट अब इसको नियम तो बनाएगी लेकिन थोड़ा और सख्ती से भी निपटेगी। ये 2019 तक या 19 के बाद तक का भी समय है जब इसमें पूरे मामले को रिजॉल्व करना है। ये एनसीएलटी का सेटअप, आईबीसी का कानून आपको इतना सफिशिएंट लग रहा है विदाउट एनी चेंजेस कि ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ जाएगा और हम इसमें अच्छी सक्सेस पा जाएंगे, या फिर अभी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है? और ये बड़े बदलाव यानी कि और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए समझना और आपके लिए बताना भी सर। नहीं, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। जो माइनर इश्यूज आ रहे हैं उन माइनर इश्यूज को ठीक करना है। कानून अपने आप में बहुत अच्छा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा इसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि एनसीएलटी के पास आप देखें, आप बेंचेस में जाएं तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है, बहुत ज्यादा हैवी लिस्ट हो चुकी है एवरीडे बेसिस पर। किसी भी बेंच में जाए तो रोज 70-70, 80-80 केसेस लगे हुए होते हैं। उसमें इंसॉल्वेंसी के भी हैं, उसमें कंपनीज एक्ट के भी हैं, और एक नया फील्ड और आ गया जो अभी स्ट्राइक ऑफ कंपनीज का, उनके बहुत सारे केसेस लगे होते हैं। तो इंसॉल्वेंसी के केसेस को जितना समय चाहिए सुलझाने के लिए उतना समय अभी बेंचेस को नहीं मिल पा रहा है, और उसकी वजह से बैकलॉग काफी इकट्ठा हो रहा है। और बैकलॉग होने की वजह से जितने भी आपके रेजोल्यूशन प्रोसेस हैं वो सारे डिले होते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा, आप देखिए हर एक केस में 180 दिन के बियॉन्ड 90 दिन की परमिशन मांगी जा रही है। और मेरी अपनी एप्रीहेंशन है कि 270 दिन में भी किसी भी केस को रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो ये टाइमलाइंस को मीट करना बहुत मुश्किल है। टाइमलाइंस को लेकर गवर्नमेंट को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। बाकी पूरे कानून में मेरे हिसाब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बैंकर्स के रोल को आप पूरा जस्टिफाइड मान रहे हैं सर, कि उनको जितना कट लेना है वो ठीक है, जो आ जाए उनके हाथ में वही है? दोबारा रिपीट करें प्लीज। हाँ सर, मैं इसमें बैंकर्स की भूमिका पूछना चाहता था। क्या बैंकर्स के पास कुछ पावर ऐसी होगी, या फिर वो सिर्फ इस मैटर के अंदर जाते हैं और ये समझते हैं कि हाँ प्रमोटर या फिर पर्टिकुलर कंपनी कितना पैसा वापस दे रही है, इस कानून में कहाँ पे बोलियां ज्यादा लगा रही हैं? क्योंकि सर ये प्रॉब्लम दिख रही है, कईयों के पास तो बोली आ ही नहीं रही है। नहीं, वो बहुत कम केसेस है जहां बोली नहीं आ रही है। अगर वहां बोली नहीं आ रही है तो इसका मतलब उस कंपनी में कोई दम नहीं है, और कंपनी के पास कोई दम नहीं है तो इसका मतलब कंपनी को लिक्विडेट करना ही बेहतर है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां तक बैंकर्स की बात है, बैंकर्स के पास पूरी पावर है, सीओसी पूरी उनके पास है, डिसीजन सारे उनको लेने हैं। अब ये तो बिल्कुल यूनिक केस है आपका, ये सीमेंट वाला जो आप बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपने आज शुरू किया है बिनानी का, कि जिसमें 100% पैसा मिल रहा है बैंकर्स को बिना किसी कट के। हेयर कट कोई नहीं है उसमें, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली आप देखें कि अराउंड 40 to 50% to 60% तक का कट हर एक केस में ये एवरेज हो चुका है। और उसके बाद मैं कहता हूं अगर इतना पैसा भी अगर बैंकर्स आज की डेट में जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि वो 100% अपनी बुक्स में एनपीए प्रोवाइड फॉर कर चुके हैं, आज की डेट में अगर 40-50% भी उन्हें प्रिंसिपल का मिलता है तो दैट इज नेट गेन फॉर देम। बट इस लॉ कानून का फायदा क्या होने वाला है कि आने वाले समय में इससे टेरर बहुत फैल रहा है। टेरर ये फैल रहा है कि पहले डिफॉल्ट पे आपको आपकी सर्विस आपके ठीक है सर, शुक्रिया। आज थोड़ा सा हमें इतना ही है, लेकिन ये चर्चा काफी अहम थी और आपने जो हमको पॉइंट समझाए वो बहुत अहम थे। मिस्टर लूना आपका भी शुक्रिया, मिस्टर मदान आपका भी शुक्रिया, कोठारी साहब आपका भी शुक्रिया आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। आई होप कि कम से कम इंसॉल्वेंसी का कानून तो ढंग से सॉल्वेंट तरीके से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए।